हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का द वेरी फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना। ये चैप्टर जो है मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यूट्यूब मयूर क्लासेस पे हो चुके हैं, है ना। और ये जो है रिवीजन सीरीज चल रहा है, वन शॉट वीडियो है पूरा, मतलब चैप्टर एक ही वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा। तो होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? देखिए, रिसोर्सेज का मतलब होता है एक्चुअली कि जो भी सब्सटेंस अगर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमन के काम में आ रहा है, उसकी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, उसी चीज को क्या कहा जाता है? दैट ऑल आर कैटेगराइज अंडर द रिसोर्सेज। एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि उसी रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। वो बहुत जरूरी है कि वो डेवलपमेंट कैसा है, तो उसी चीज को मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं, लिंक कर सकते हैं प्रोग्रेस से। तो प्रोग्रेस इज व्हाट? ऑल अबाउट डेवलपमेंट। मतलब हम लोग उस रिसोर्सेज को यूज करके कितना डेवलप कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट। ठीक है, आते हैं। देखिए रिसोर्सेज क्या होता है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resources. Human beings themselves are essential components of resources. देखिए कह रहा है कि everything मतलब हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पूरा कर रहा है, वो चीज क्या होता है? रिसोर्सेस होता है। तो नो डाउट कि वो रिसोर्सेस है। और अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है? रिसोर्सेस का क्या है? ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं? रिसोर्सेज ही होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी क्यों रिसोर्सेज होते हैं? एग्जांपल अगर लिया जाए तो देखिए, हमारे वजह से भी किसी अदर का जो है नीड सेटिस्फाई हो रहा है, हम भी किसी दूसरे के लिए काम आते हैं, तो उस पर्सन के लिए हम क्या है? एज अ रिसोर्स है। हम क्या है? एज अ रिसोर्स है। देखिए, इंसान रिसोर्सेस होता है और जिस कंट्री में रिसोर्सेस होती हैं वो उस कंट्री का डेवलपमेंट जो है बहुत मतलब कह सकते हो पेस रेस में होता है, सीधा सीधा। अगर मैं कहूं कि इफ यू टेक द एग्जांपल लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल द कंट्री ऑफ जापान, कि जापान के पास अपना कोई एज सच नेचुरल बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, बट वहां के लोग जो है, लोगों के अंदर क्या है? क्वांटिटी है और क्वालिटी है ना। क्वांटिटी तो एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं कि वहां के लोगों के अंदर क्वालिटी है जिसको स्किल कहते हैं, है ना, स्किल्स है। मतलब वहां के लोग जो है हर एक चीज करने को में सक्षम है ना। तो वैसी सोसाइटी की कल्पना की जा सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस है ना। और वैसा जरूरी नहीं कि नेचुरल मिनरल रिसोर्सेस जिस देश में होगा वही देश डेवलप करेगा। जीता जागता एग्जांपल हम लोग जापान का ले सकते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी जापान जो है वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज में आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब आते हैं रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अगर रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन करें कि किस बेसिस पे जो है रिसोर्सेज को बांटा जा सकता है, तो देखिए दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो नेचुरल हो गया और हमारे पास ये ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। नेचुरल में रेन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाएगा, नॉन रेन्यूएबल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम लोग क्या कर सके? फिर से रीगेन कर सके, है ना, रेप्लेनिश कर सके, फिर से वापस ला सके। देखिए, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम लोग फिर से वापस ला सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब एक बार खत्म हो जाए तो फिर से वापस लाया जा सके, वैसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल पे हम लोग लिख सकते हैं फॉरेस्ट। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं फॉरेस्ट, हाँ फिर से वापस आ सकता है। विंड भी एक ऐसा रिसोर्सेज है जो फिर से वापस आ सकता है। तो ये एक्चुअली जो है कभी टोटली खत्म नहीं होंगे, हम चाहे तो इनको पैदा कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर दो कैटेगरी में बटा हुआ है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा, मतलब मिनरल अगर बात करें हम लोग, रिसाइक्लेबल मतलब कि ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक्चुअली मतलब ही होता है विच कैन नॉट बी रेप्लेनिश, विच कैन नॉट बी, है ना, गेन, विच कैन नॉट बी गेन फर्दर। मतलब अगर एक बार वो खत्म हो जाए तो उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते। जैसे कि उसी को दो कैटेगरी में बांट के दिया है इन्होंने, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल क्या होता है?
रिसाइक्लेबल वो देखिए ऐसा मिनरल रिसोर्सेज जो अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसको वापस नहीं ला सकते। तो उसमें एग्जांपल होता है मेटल। अगर कोई भी मेटल हमारे अर्थ में से खत्म हो जाए तो हम लोग फिर से उसको कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ठीक है, तो मेटल एक एग्जांपल है जो अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी चीजों को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है, अगर बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, सॉरी रिसाइक्लेबल क्या होता है, आई एम सो सॉरी। रिसाइक्लेबल मतलब मेटल्स वगैरह हैं जिसको हम लोग ला सकते हैं वापस, है ना, बना सकते हैं, ला सकते हैं, वो हमारे पास फिर से आ सकता है। आई एम सो सॉरी। और नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि वापस नहीं आ सकता। देखिए एक्चुअली फॉसिल होता क्या है, फॉसिल होता क्या है पहले बता दिया जाए। फॉसिल क्या होता है, द डेड द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके जो रिमेन्स होते हैं, है ना, मतलब मरने के बाद उनकी जो बॉडी सड़ जाती है, गल जाती है ना, और मिट्टी के अंदर दब जाती है, वो बहुत नीचे चली जाती है। तो आपको पता है नीचे जो होता है टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है, उसके वजह से जो ये दबे दबे मतलब सड़े हुए जो चीजें होती हैं वो फॉसिल में बदल जाती हैं, और उसी चीज को फॉसिल कहा जाता है। और फॉसिल के एग्जाम्पल में आप लोग फ्यूल ले सकते हैं, कोल ले सकते हैं, सब क्या है, फॉसिल का ही एग्जाम्पल है। तो आप लोग ये सब ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल एक बेस्ट एग्जांपल है जो नॉन रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, देखिए रिन्यूएबल में है कंटिन्यूअस विंड बाय, देखिए कंटिन्यूअस रिसोर्सेस है, मतलब विंड है, वाटर है, जो हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और ये दोनों क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है, विंड भी वाटर भी। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है, तो कभी खत्म होने से रहा। बायोलॉजिकल की बातें करें तो बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन आ जाता है, फॉरेस्ट, मतलब ये दो कैटेगरी, रिन्यूएबल में दो कैटेगरी है। कंटिन्यूअस मतलब जो हमेशा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग इसको ओवर यूज करके जो है इसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन हमें उसको ख्याल रखना है कि वो भी उसको ओवर यूज हम लोग ना करें या उनकी लाइफ को इंडेंजर ना करें। जैसे नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट आ जाएगा, तो फॉरेस्ट देखिए एक बार हम लोग फॉरेस्ट अगर काट लेते हैं तो उसको प्लांटेशन कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तो नहीं लगता है ना, 10 साल 15 साल लगेगा, लेकिन चाहे तो वापस आ सकता है। वैसे ही वाइल्ड लाइफ भी है, अगर स्पीसीज रहे तो उसको भी वापस लाया जा सकता है। बट अगर फॉसिल फ्यूल्स एक बार अगर पेट्रोल डीजल फ्यूल ये सब खत्म हो गए तो इनको बनने में लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, 10 लाख साल 20 लाख साल, मतलब 10,000 साल 20,000 साल ऐसे लगता है समय, तो ये वापस नहीं आ सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए अब मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया है उस चीज को यहाँ मेंशन नहीं किया है, जस्ट बिकॉज 2 बार मेंशन करने का मतलब कोई है नहीं। तो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 टाइप में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक क्या होता है कि जो लिविंग बींग्स हो, देखिए क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, मतलब बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनमें क्या हो, जीव हो, जो लिविंग बींग्स हो, और वो बायोस्फीयर से निकला हो। बायोस्फीयर पता है आपको, बायोस्फीयर का कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही बायोस्फीयर कहलाता है। जस्ट रिमेंबर, बहुत बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर से जो भी चीज हमें रिसोर्सेज मिला है वो बायोटिक होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, हम बायोस्फीयर में रहते हैं। फ्लोरा फौना, देखिए फ्लोरा मतलब होता है एनिमल, सॉरी हाँ, फ्लोरा मतलब एनिमल्स एंड फौना मतलब प्लांट्स, प्रिमिटिव एनिमल्स एंड प्लांट्स की बातें किया जाए तो। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल में रॉक्स ले सकते हैं, विंड ले सकते हैं और रिवर ले सकते हैं। बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया गया है। तो जस्ट रिमेंबर कि 3-4 टाइप में डिवाइड किया है, जस्ट लाइक इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। देखिए क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है कि ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मतलब ये प्राइवेटली किसी एक इंसान के द्वारा ओन किया जाता है। जस्ट एग्जांपल, हमारे पास जो लैंड है वो हमारा है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारा है नहीं, हम उसके बदले में गवर्नमेंट को व्हाट वी पे, नाउ सी फॉर द लैंड विच वी यूज और द लैंड विच वी आर हैविंग, फॉर दैट लैंड वी यूज टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। हम लोग सरकार को क्या देते हैं, रेवेन्यू देते हैं। तो जस्ट हम लोग मतलब प्राइवेटली हम लोग ओन करते हैं, बट सरकार जब चाहे वो लैंड हमसे ले सकती है ना, पब्लिक बेनिफिट के लिए, पब्लिक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर जरूरत पड़ रहा है हमारा जमीन तो सरकार ले सकती है, और उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको उसके बदले कोई कंपनसेशन दे, हो सकता है, बट यू नो सरकार कैसी होती है।
कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करें तो एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब देखिए ये एक ऐसा रिसोर्सेस है जो कि कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स, मतलब एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, सपोज 200 लोग रहते हैं, तो 200 लोगों का हक है वहां पे, जो वहां पे रिसोर्सेज है। जैसे अगर कोई पार्क है तो इंडिविजुअल पार्क किसी का नहीं है, वहां पे पूरे 200 मेंबर जो है सोसाइटी के वो जाके घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे वो बिरियल ग्राउंड हो गया, है ना, आप समझते हैं क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो देखिए ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर बिलोंग टू द नेशन। कह रहे हैं कि जितने भी मिनरल्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास जितना भी मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, और हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक बार डिसाइड हो गया उसके अंदर का लैंड जो है ना, और ओशनिक एरियाज कितना 12 नॉटिकल माइल, अगर इनके दायरे में, जैसे हमारे इंडियन बाउंड्रीज के लैंड पे अगर कुछ मिलता है, ओशियन में अगर इंडियन कोस्ट से ओशियन में 22.2 किलोमीटर तक हमें कुछ भी मिलता है तो उस पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या होता है, हक होता है। क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट का हक होता है, याद रखना, हमारी भारत सरकार का उस पे हक होता है। अगर मैं एक बात बता दूं, जैसे कि हमारे पास जो जमीन होते हैं वो भी भारत सरकार का, ये हम कहने के लिए क्या है, पढ़ ले रहे हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस होता है, बट गवर्नमेंट जब भी चाहे हमसे ले सकती है। या एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि अगर हमारे जमीन में कल को बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है, गोल्ड का अगर एक कह सकते हैं कि स्टोर मिल जाता है, गोल्ड स्टोरेज की अगर कोई बॉक्स मिल जाती है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट उनका खुद का है, वो क्लेम कर सकता है। क्लेम क्या कर सकता है, उठा के ले जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें कि कौन सा रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, डेवलपमेंट को लेकर कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो फंड फाउंड इन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड विंड, सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। देखो ये रिसोर्सेज जो होता है रीजन में हमारे पास है। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ऐसा रिसोर्सेज है ना, those type of resources which are already present in the environment, which are already there in the region, but we are not using them just because our future needs। हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी, इन दोनों का यूज कर सकते हैं जो राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें ऐसा उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड फिजिबिलिटी, डिपेंड ऑन दी टेक्नोलॉजी एंड फिजिबिलिटी। डेवलप रिसोर्सेस होते हैं कि एक ऐसा रिसोर्सेस कि हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है और मार्केट में उसकी क्या कीमत होगी हमें ये नहीं पता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये होता है डेवलप रिसोर्सेज। लेट्स कम टू द स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस एंड दस डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी to access and these are example you can say H2A। अब स्टॉक भी वही होता है कि हमारे पास वो एनवायरनमेंट में है, वो रीजन में है, बट हम उसको जस्ट यूज नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव दी such developed technology to access this those resources। और एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं H2O। देखिए H2O इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैसेस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन क्या है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हाइड्रोजन को जिस दिन हम लोग अलग कर लेंगे ऑक्सीजन से, उस समय हम लोग का जो एनर्जी, जो हमारा फ्यूल डिमांड है, जो हम लोग तेल पेट्रोल यूज करते हैं, वो खत्म हो जाएगा और जीरो पॉल्यूशन इमिट होगा। मतलब हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जिसमें जो पॉल्यूशन गैसेस इमिट होती है वो जीरो होती है। जीरो इमिशन जो है वो मतलब कह सकते हैं कि जीरो इमिशन होगा हमारे पास। जो हमारे पास जितने भी गैसेस होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन को, मतलब पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं एनवायरनमेंट में, तो क्या कर सकते हैं कि अभी हमारे पास उतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल ह्यूमन नहीं है, स्किल जो है हमारे पास लेबर नहीं है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को हम लोग अलग करके एज अ हाइड्रोजन गैस अगर एज अ फ्यूल यूज करने लगेंगे, है ना, तो चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएंगी और हमें फ्यूल की डिमांड जो है हमारा एकदम कम हो जाएगा और पॉल्यूशन जो है जीरो हो जाएगा एनवायरनमेंट से। ठीक है, आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। अगला टॉपिक है हमारे पास, जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ये क्या कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट और रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं,
है ना, बहुत ज्यादा हम लोग यूज में लेते हैं और उस रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हैं, हम अपने भारत को डेवलप करते हैं। बट कभी कभी समटाइम्स वी फॉरगेट दैट कि वी आर ओवर यूजिंग दैम, हम लोग उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड वी ऑल्सो फॉरगेट दैम दैट दे विल, इफ यू विल ओवर यूज दैम, दैट विल नॉट बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर नीड। भविष्य को में यूज करने के लिए भविष्य के लोगों के पास वो नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग अपने डेवलपमेंट में इतना मस्त हैं कि हम लोग को समझ भी नहीं आता हम लोग क्या कर रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वही चीज कह रहा है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, मतलब हमारा जो रिसोर्सेज है वो उसका डेप्लीशन हो रहा है, मतलब वो हम लोग उसको जो है क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों को की मतलब कह सकते हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कुछ लोगों की डिजायर को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा डिप्लेशन कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच क्रिएट्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब देखिए क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना, मतलब कुछ ही लोगों का उस पर कब्जा है। मतलब हमारे भारत में अगर रिसोर्सेज है तो बड़े बड़े रिसोर्सेज पे कुछ इंडिविजुअल्स ने ही क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। दे हैव कैप्चर्ड देम, है ना, दे हैव कैप्चर्ड टू दोज रिसोर्सेज एंड दे आर यूजिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट। तो ये क्या होता है कि ये रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको ज्यादा बढ़ा देता है। अमीर अमीर होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा। तो ये वाली सीन होती है। अगला, इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन मतलब बहुत बुरी तरह से जो हम लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं किसका, रिसोर्सेज का, वो क्या है, उसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया। इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या हो सकता है? जैसे कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने लगा है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, अभी देखिए अर्थ के ऊपर एक गैस होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसी को ओजोन लेयर कहते हैं। अगर इसका डिप्लेशन, अगर इसमें होल हो जाए तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट धरती पे आती हैं लेकिन बाहर नहीं जाती हैं। देखिए ओजोन लेयर आने तो देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। अब टेम्परेचर बाहर, देखिए अब हीट रेज अंदर आई हैं, बाहर नहीं जाएंगी तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड दैट इज व्हाट यहाँ पे वही होता है। और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है घट रहा है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CFC जो हम फ्रीज यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें से जो है गैस रिलीज होता है जो बहुत डेंजर होता है, एसी वगैरह से भी रिलीज होता है। तो याद रखें, है ना, यूज बहुत ज्यादा यूज है तभी यूज करें, वरना ऐसे ही मजे मजे में ना यूज करें। आते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इसकी वजह से क्या होता है, लैंड का भी डिग्रेडेशन होता है, लैंड की क्वालिटी खराब होती है। ठीक है, आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला टॉपिक क्या है, अब उसके लिए क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करना है। अब देखिए क्या है कि हम लोग रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करके डेवलपमेंट ना करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि रिसोर्सेज को यूज करके अगर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जहां पे क्या हो सके, जहां पे देखिए क्या है, मींस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरनमेंट को उससे ज्यादा क्या है, फर्क नहीं पड़े, मतलब एनवायरनमेंट ना डैमेज हो, मतलब बचे नहीं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें, जैसे अभी नया प्रोजेक्ट था जो महाराष्ट्र में, आप लोग थोड़ा बहुत अगर न्यूज देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार जो है क्या करना चाहती थी, पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हाईवे बना रही थी। तो शायद पुणे में उसको कुछ जंगलों को काटना था, तो महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया कि आप इसको नहीं काटिए क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो ये जो चीज होता है ना, और फिर वहां पे सरकार ने क्या किया कि नीचे तो नहीं काटा लेकिन पिलर बना उठा के रास्ते को, हाईवे को ऊपर से लेके गए। तो नीचे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको अब कोई दिक्कत है सच नहीं है, वो लोग अपने आराम से क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, रह रहे हैं खुशी खुशी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़े लेकिन ख्याल रखें हमेशा कि एनवायरनमेंट को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और क्या है कि आज का प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का जो हमारा डेवलपमेंट है वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना है, किससे, विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, सॉरी, विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है, मतलब उनकी जो जरूरतें हैं वो आज हमारी ख्वाहिशों के रूप में हम उस रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें। मतलब हम उस रिसोर्सेज को यूज करें जस्ट बिकॉज कि हमारी ख्वाहिशों को हम पूरा कर सके। हो सकता है कि कल को हमारे सोसाइटी के लिए वो यूज बन जाए, मतलब नीड बन जाए, मतलब उसके बिना चल ही ना पाए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। एंड दैट इज व्हाट ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट। ठीक है, तो आगे भी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर से हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे और
बातें आगे की बातें करते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और हम लोग का भी बढ़िया चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने पिछले क्लास में कहाँ तक छोड़ा था, वही से हम लोग कैचअप करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास रिसोर्सेज प्लानिंग। देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है। एक्चुअली किसी भी देश में अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां पे अगर रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, अगर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, ये एक आइडिया होना चाहिए कि रिसोर्सेज को किस लेवल तक और कब तक यूज करना है। अगर किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस यूज कर ले रहे हैं, ओवर यूज कर लेंगे, तो फिर उसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं दिखेगा, या कह सकते हैं कि जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट होगी, जो फ्यूचर का नीड होगा, उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, उससे मतलब फ्यूचर की डिमांड की जो फ्यूचर की जो डिमांड होगी, मतलब जो फ्यूचर के लिए नीड होगा, वो उससे पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि जो भी रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज द प्रैक्टिस दैट एम्प्लॉयड फॉर द सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप। अगर बात किया जाए रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, तो सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का कैसा यूज करना है, सेंसिबल यूज करना है, कि कितना यूज करना है और कितने में हम लोग का काम, मतलब हम लोग का नीड कितना है उतना ही काम करके हमें रिसोर्सेज को प्लान करके लेके चलना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या स्टेप्स मतलब अपनाए जा सकते हैं, अडॉप्ट किए जा सकते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग को लेकर। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग एन इन्वेंटरी रिसोर्सेज। कह रहे आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कि किस टाइप के रिसोर्सेज है, और उसको मतलब कैसे, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी चीज का इन्वेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास मशीन्स वगैरह रहेंगे तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे पास सही में ये रिसोर्सेज है, वरना रिसोर्सेज होते हुए भी हमें कैसे पता चलेगा कि रिसोर्सेज है। अगर रिसोर्सेज अगर धरती के अंदर है तो जाके तो देखेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो मशीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि क्रिएटिंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर इन इंक्लूडिंग ऑल द टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट भी एक्चुअली सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एक तगड़ा प्लान होना चाहिए कि आगे क्या करना है, उसके आगे क्या करना है, उसको प्लानिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड देन इंक्लूडिंग ऑल द टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। अभी देखिए रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और स्किल लेबर भी होने चाहिए, है ना, स्किल लेबर भी होने चाहिए। जस्ट वेट ए सेकेंड, मार्कर शायद काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर हैविंग द ब्लू कलर मार्कर। ओके वेल, तो स्किल्स होनी चाहिए, मतलब जो लोग टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाले, जो अगर सपोज टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कहने का मतलब है जो रिसोर्सेज प्लानिंग हमने किया है, मतलब रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को लेकर जो प्लान किया है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खुद की प्लानिंग कुछ और कर दी और जो गवर्नमेंट ने है उससे रिलेटेड प्लानिंग कुछ और बना दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग में 3 इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है। वी हैव टू रिमेंबर दैट, वी हैव टू kept in our mind, and this is the only important thing which we can हम लोग याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेट्स कम टू द लैंड रिसोर्सेज। अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। क्या होता है लैंड, आप लोगों को पता है एक रिसोर्सेज है। मैंने जैसे बताया था हम ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्सेज ही है ना। और हमारे मतलब हम क्वालिटी और क्वांटिटी में भी है। अगर हमारे पास जैसे हम ह्यूमन बींग्स अगर क्वांटिटी में है लेकिन क्वालिटी नहीं है, मतलब हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, तो हम क्या है कि हमारा होना ना होना मतलब बराबर है ना। और इसका एग्जाम्पल मैंने जापान के साथ आप लोगों को बताया था कि कैसे जापान में रिसोर्सेज नहीं होते हुए भी वहां के जो ह्यूमन है वो उस देश के लिए रिसोर्सेज का काम करते हैं, स्किल। इजराइल भी एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, हो नहीं सकता है। तो लैंड रिसोर्सेज क्या है, देखिए लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एज इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया। जो क्या कह रहा है, लैंड एक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नो डाउट, है ना। और क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, मतलब फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे इंडस्ट्री का सेटअप होना, बाकी
यू कैन से व्हाटएवर, जो भी कुछ होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो जमीन पे ही होना है। तो लैंड एक तरह से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जगह है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पैटर्न, अगर इंडिया में बात किया जाए कि माउंटेन हमारे इंडिया में कितना परसेंटेज है, प्लेट्यूज कितने हैं, है ना, और प्लेन कितने हैं जिसपे हम लोग खेती कर सकते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 43% प्लान एरिया फॉर एग्रीकल्चरल, 43% क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चरल लैंड है ना, एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 43% हमारे पास प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ज्यादातर खेती करते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे ज्यादातर सेटअप नहीं होते। देखिए इंडस्ट्री भी सेटअप होती है, बट टू सम एक्सटेंट क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। 43% प्लेन एरिया मतलब यहाँ पे खेती होता है। और ये एरिया कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे तुम कह सकते हो नॉर्दर्न साइड के जो एरिया है वो सारे किस में आ जाएंगे, 43% में आ जाएंगे। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट बिहार, उत्तर प्रदेश, some parts of Gujarat, some parts of Rajasthan you can take, and also some parts of you can say like उत्तराखंड। तो ये सारे क्या है कि 43% में आ जाते हैं। मतलब प्लेन एरिया होता है जहाँ पे पहाड़ जैसा कुछ नहीं होता, प्लेन होता है जहाँ पे खेती किया जाता है, मैदान जिसको कहते हैं। और 30% मतलब 100% लैंड में अगर कह सकते हो, 100% टोटल लैंड में 43% तो क्या हो गया हमारे पास, प्लेन एरिया हो गया। तो बचा 30% माउंटेन एरिया होता है जो टूरिज्म और इकोलॉजी के काम में आता है, ठीक है। अगर बात करें 27%, तो 27% प्लेटूज वाला रीजन है जहां से हमें बहुत ज्यादा रिच मिनरल्स मिलते हैं एंड फॉसिल फ्यूल मिलता है। याद रखना, हमें प्लेट्यूज से क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं एंड फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलता है और फॉसिल फ्यूल मिलता है। तो इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं एक आप लोगों को बात बता देता हूँ, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन नोट्स कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको बोर्ड के लिए टर्म 1 के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो दिस इज द बेस्ट नोट विच यू कैन राइट इन योर नोटबुक, या आप अपने पास रख सकते हैं ताकि टर्म 1 में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो कोई नहीं, आते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा था, 27% प्लेट्यूज है जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल हमें प्लेट्यूज में मिलते हैं। अभी आपको पता है सर्टेन हाइट में, मतलब प्लेट्यूज और माउंटेन में कुछ फर्क नहीं होता है, कुछ हाइट का होता है। प्लेट्यूज क्या होता है, अगर माउंटेन से थोड़ी सी कम हाइट होती है तो प्लेट्यूज कहलाता है। अगर वही प्लेट्यूज का हाइट थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जिसको प्लेट्यू नहीं जमीन कह सकते हो, कि ऊपर हो गया, तो सर्टेन हाइट है, मतलब फिक्स किया है कैटेगरी कि इस हाइट तक प्लेट्यू कहेंगे और थोड़ी सी हाइट ऊपर बढ़ जाएगी तो उसको माउंटेन कैटेगरी में ले लेंगे। ये सारी लैंड यूज पैटर्न की इंडिया में बात करें तो लैंड यूज पैटर्न कैसा होता है। देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूज ऑफ लैंड इन इंडिया, डिटर्मिनेंट मतलब पूरा निचोड़ अगर कहे कि कैसे मतलब लैंड जो है का पैटर्न यूज किया जाता है इंडिया में, तो फिजिकल फैक्टर्स की बात किया जाए, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड सॉइल टाइप। देखिए अगर बात करें तो लैंड जो है ना फिजिकल फैक्टर्स के लिए भी यूज किया जाता है, क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी और सॉइल टाइप, ये सारे चीजों में बटा हुआ है। अगर बात किया जाए ह्यूमन फैक्टर्स तो पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, इसमें क्या है मतलब ये पैटर्न है जिसके बेसिस पे जो है लैंड क्या है यूज होता है, तुम कह सकते हो। आते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अभी देखिए क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जमीन का खराब। मैं बता दूं थोड़ा सा लैंड और सॉइल में क्या होता है। लैंड मतलब जमीन और सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए वरना बहुत क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर कह रहा है। तो आते हैं डिफॉरेस्टेशन। देखिए लैंड डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का खराब होना, मिट्टी का खराब होना, तो उसको बचाने के लिए कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या लिया जा सकता है, मतलब मिट्टी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो देखिए पहला तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड क्वायरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है, जमीन क्यों खराब होती है, जस्ट बिकॉज डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेड़ों की कटाई, माइनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्वायरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीज क्या कर रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब जितने भी एक्टिविटीज है तो क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन मतलब जमीन को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सम प्रैक्टिसेस व्हिच कैन हेल्प टू कर्ब द, देखिए अब क्या है, सम प्रैक्टिसेस व्हिच कैन हेल्प टू कर्ब द लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, इफ वी विल फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस देन वी कैन कर्ब द लैंड डिग्रेडेशन। हाउ वी कैन कर्ब द लैंड डिग्रेडेशन, जैसे हियर कि हम लोग पेड़ों एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर ग्राजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब चरवाहे जो पैस्चरलिस्ट होते हैं, पैस्चुरलिस्ट होते हैं, जो चरवाहे होते हैं वो अपने गाय बकरियों को ले जाके किसी एक जगह सर्टेन जगह पे बहुत समय के लिए ना चराएं, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग को हम लोग कंट्रोल करना चाहिए।
कंट्रोल ओवर माइनिंग, माइनिंग को लेकर भी कंट्रोलेशन का मतलब कंट्रोल करना जरूरी है। गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर उठाने चाहिए ताकि माइनिंग ना हो। माइनिंग पता होता है तो पता क्या होता है, माइनिंग होता है ना तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो जो जमीन के लेयर पे आके गिरते हैं, जमीन के लेयर पे आके गिरते हैं, और जमीन की लेयर पे आएगा तो वो जमीन की क्वालिटी को क्या करेगा, खराब करेगा। उसी तरह जमीन खराब होती है, ठीक है। तो माइनिंग पे कंट्रोल रहना चाहिए। और वेस्टलैंड का मैनेजमेंट अच्छे सुना है, मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो जमीनें खराब है, देखिए बहुत टाइप की लैंड होती है, वेस्टलैंड, फैलो लैंड, है ना। कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वेस्टलैंड होता है, 5 साल के लिए छोड़ दिया तो फैलो लैंड। तो ये सारा लैंड जो है ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन भी नहीं किया है, बट आप एक बार एनसीईआरटी में टेक अ लुक, आप एक बार मतलब देख सकते हैं उसको। तो वेस्टलैंड का मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी देखिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल को हम लोग एज अ रिसोर्स क्यों माने, जमीन का ही पार्ट है सॉइल, तो सॉइल को रिसोर्स हम कैसे माने। देखिए तो मैं कह रहा हूँ सॉइल इज द मोस्ट रेन्यूएबल रिसोर्स एज इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है सॉइल जो है वो एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों है, क्योंकि आपको पता है जब सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ, यू कैन से मिलियंस ऑफ ईयर्स नॉट, सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू सॉरी एक्चुअली you know what it takes, not soil takes, it takes thousands of years to take the formation of soil of 1 centimeter। अगर 1 सेंटीमीटर की सॉइल की अगर मिट्टी बननी है, 1 सेंटीमीटर का लेयर अगर मिट्टी का बनना है, 1 सेंटीमीटर, जस्ट इमेजिन इतना, अगर इतना मिट्टी का अगर लेयर बनना है तो 1000 साल लगता है। और ये रेन्यूएबल क्यों है, मतलब इसको बार बार लाया जा सकता है क्या, उगाया जा सकता है क्या, या बार बार रिप्लेनिश किया जा सकता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है, देखिए सॉइल बनता कैसे है, मिट्टी के टूटने की वजह से, पत्थर के टूटने की वजह से बनता है। जो पत्थर होता है, सॉइल का बनना मेन कारण वेदरिंग होता है। वेदरिंग की वजह से जो है क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग क्या होता है कि बार बार मौसम का बदलाव, कभी धूप कभी गर्मी, कभी धूप कभी गर्मी, तो क्या होता है पत्थर में क्रैक्स आ जाते हैं, पत्थर में क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। और उस क्रैक के आने की वजह से छोटे छोटे जो पत्थर के डस्ट पार्टिकल होते हैं वो गिरते हैं। फिर क्या आता है, बारिश आता है तो उसको धो के क्या करता है, जमीनों में ले जाके, मतलब जमीन में जो ले जाके मिला देता है, वही एक मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है वेदरिंग के प्रोसेस के वजह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये रेन्यूएबल है। तो देखिए वेदरिंग तो कभी मतलब बंद नहीं होना है, मौसम तो बदलते रहना है, गर्मी आनी है, ठंडी आनी है। तो दिस इज हाउ द सॉइल इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को, सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी जमीन पे ही रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल एक रिसोर्स है, हमें पता चल गया, ठीक है, कि सॉइल क्या है, रिसोर्स कैसे है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन कि हमारे इंडिया में कितने टाइप के सॉइल जो है और किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं। तो ऑलमोस्ट मैं बात करूं ओवरऑल तो छह टाइप के सॉइल्स है हमारे इंडिया में, है ना। और किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, रीजन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, या टेक्सचर के बेसिस पे, या सॉइल पार्टिकल के बेसिस पे, या उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखेंगे कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है और किस रीजन में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और कौन सी मिट्टी में कौन सा प्लांट या क्रॉप्स बहुत बेहतरीन उगाते हैं, और कौन सी मिट्टी में कौन सा मिनरल्स बहुत अच्छा लेवल में पाया जाता है। तो आते हैं देखते हैं, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और टेक्सचर और सॉइल की पार्टिकल्स, है ना। सॉइल की पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला सॉइल जो है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ऑलुवियल सॉइल होता है। ऑलुवियल सॉइल क्यों, देखिए सबसे पहला सॉइल जो बांटा गया है, सॉइल का क्लासिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऑलुवियल सॉइल। क्या होता है ऑलुवियल सॉइल, ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, और 3 इंपॉर्टेंट रिवर की वजह से ये मिट्टी बनी है। कौन कौन से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। मैंने रेड में लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपोजिटेड बाय दी 3 इंपॉर्टेंट रिवर, 3 इंपॉर्टेंट रिवर की वजह से बना है, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ऑल्सो फाउंड इन गुजरात। कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए गुजरात और राजस्थान के कॉरिडोर में पाया जाता है, मतलब नैरो कॉरिडोर, छोटा सा पार्ट जो है गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं, इन द डेल्टास ऑफ महानदी के डेल्टास और गोदावरी के डेल्टास में पाए जाएंगे। कृष्णा और कावेरी के नदियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कृष्णा और कावेरी के नदियों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो हमें याद रखना है कि मिट्टी पाई कहाँ जाती है, वेयर डू वी फाइंड ऑल दीज सॉइल्स, वी फाइंड दीज सॉइल्स इन गुजरात एंड राजस्थान, कोस्टल एरिया प्लेन्स, also in the deltas of Mahanadi and Godavari and in the rivers of Krishna and Kaveri। अभी देखिए आते हैं कोर्स, दुआर एंड तराई आर सॉइल फाउंड ऑन द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स। अगर साइज के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, साइज के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की मिट्टी है, कोर्स, दुआर एंड तराई। अभी नाम आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि कोर्स, दुआर और तराई क्या होता है, तो मैं बता दूं क्या होता है।
ये तीनों एक टाइप की मिट्टी है। ये पता है हिमालय के साइड, हिमालय का जो पिडमेंट जोन होता है, मतलब हिमालय का जो फुटहिल होता है, वहां पे हमें कोर्स जैसी और दुआर जैसी मिट्टी पाई जाती है। और तराई जो है असम का जो असम वाला एरिया जो है, असम का जो फुटहिल होता है, वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे ये मिट्टी पाई जाती है, कोर्स, दुआर, और उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मान लीजिए जो हिमालय के फुटहिल में पाया जाएगा उसको कोर्स कहा जाता है ना, उसके आसपास जो पाया जाएगा दुआर कहा जाता है, और तराई जो असम के फुटहिल्स में पाया जाता है उसको कहा जाता है। तो ये साइज के बेसिस पे मिट्टी जो है मिलती जाती है। अगर एज के बेसिस पे बात करें हम लोग, तो एज के बेसिस पे भी अलुवियल सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ है, और उसको खादर और बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर और बांगर। देखिए, अगर खादर और बांगर की बात करें तो खादर जो है वो नई मिट्टी होती है, न्यू अलुवियल सॉइल होता है, और बांगर होता है ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है। देखिए, जो मिट्टी मतलब पहाड़ों से नदी तुरंत लेके आई हो और उसने मतलब नदी के कोस्ट पे डिपोजिट कर दिया है, तो वैसे मिट्टी की अगर बात करें, वैसी मिट्टी की अगर हम लोग बात करें, तो वो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? खादर होती है। और उसके बाद वाली मिट्टी जो बहुत पहले आ गई है, जो पुरानी हो गई थोड़ी सी, उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, दोनों ही मिट्टी मतलब अगर कहें इक्वली नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फर्टाइल खादर होती है, उसके बाद बांगर होती है। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर मिट्टियां, ये मतलब उनसे तो ज्यादा ही फर्टाइल होती है ना। अगर मिनरल्स कंटेंट की बात करें तो ऐसी मिट्टियों में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो पोटास पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है, और चूना भी होता है ऐसे मिट्टियों में। ठीक है, अगर देखा जाए कि ऐसे मिट्टियों में, आई मीन इन दिस टाइप ऑफ सोइल व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, है ना, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, तो शुगर कैन बी ग्रोन, पैडी लाइक व्हीट एंड अदर सीरियल पल्सेस और क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। मतलब चना वगैरह, अरहर, तूर वगैरह, ये सब हम लोग उगा सकते हैं। याद रखना, शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल पल्सेस क्रॉप। दीज सोइल्स आर मोर फर्टाइल, हैंस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। देखो, ये जो सॉइल होते हैं, जो खादर बांगर होते हैं, मैं बता रहा हूँ नॉर्दर्न साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं? नॉर्दर्न साइड में होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं ये मिट्टी, और इसीलिए फर्टाइल यहाँ ज्यादा होता है, तो खेती ज्यादा होती है। और एरिया क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है? बहुत ज्यादा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ खेती बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पे पैसा होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, फिर भी बिहार हमारा जो है गरीब है, उसके कारण उसके फैक्टर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है। अब आगे की जो टॉपिक्स है, जैसे कि अब हमारे पास अलग टाइप की मिट्टियां, जैसे ब्लैक सोइल पढ़ेंगे, लेटरल सोइल पढ़ेंगे, है ना, और हमारे पास और भी मिट्टियां हैं जैसे कि माउंटेनियस फॉरेस्ट सोइल पढ़ेंगे। तो ये सारी मिट्टी पढ़ने वाले हैं, लोमी सोइल पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आगे की क्या मतलब आगे किस टाइप की मिट्टी है, और उसके बाद एक लास्ट का टॉपिक सॉइल इरोजन बचेगा, और ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो मेरा मकसद है कि वन शॉट रिविजन करा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से करा दूं, और इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है दबा दे, है ना, घंटी वंटी दबा दे, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग देख सकते हैं कि मेहनत कितना हुआ है। पहले बोर्ड पे लिखना, पॉइंट्स बना के कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बताया जा सकता है जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। सो यू कैन सी द हार्ड वर्क, एंड नाउ आई डोंट वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको करना है तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और आगे की हम लोग देखते हैं। मैं फिर से ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, और फिर हम लोग जो है आगे की देखते हैं राह क्या हो सकता है। आते हैं, देखते हैं। अगला है हमारे पास ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, और इसमें कौन से क्रॉप्स जो है बहुत वेल तरीके से उगाए जा सकते हैं, ग्रोन किए जा सकते हैं। लेट्स कम टू द ब्लैक सॉइल। देखिए, ब्लैक जो है ये कलर में क्या होता है, देखो, इट इज अ ब्लैक इन कलर, ऑल्सो नोन एज रेगोर सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल होता है ना, इसकी जो कलर होती है वो ब्लैक होता है, और इसको रेगोर सॉइल भी कहते हैं ना, रेगोर सॉइल याद रखना है। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ये जो है कॉटन उगाने के लिए आइडियल है, मतलब सबसे ज्यादा अगर ब्लैक सॉइल में कुछ उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो इट इज कॉटन, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। मेड ऑफ लावा फ्लोज, लावा के फ्लो के वजह से बनता है। देखिए क्या होता है, धरती से जो लावा निकलती है ना, वो एक समय के बाद क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेदरिंग की वजह से उस पत्थर से सॉइल बनती है। तो लावा के फ्लो की वजह से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी होती है, दैट इज ब्लैक सॉइल। फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के प्लेट्यूज में फाउंड होता है, सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में फाउंड होता है। और बात करें मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, अलोंग गोदावरी एंड कृष्ण वैलीज, गोदावरी और कृष्ण का जो वैलीज है वहां पे फाउंड होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल जो है मिलता है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम। अगर बात करें कौन से मिनरल्स या कौन से न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है,
मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटाश एंड लाइम होता है। हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। प्रॉपर एरेशन, एरेशन मतलब द फ्लो ऑफ एयर इनटू द बॉडी। एरेशन मतलब द फ्लो ऑफ एयर इनटू द बॉडी, मतलब मिट्टी के अंदर जो हवा है वो बहुत अच्छी तरीके से पहुंचता है ना, उसी को क्या कहते हैं? एरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरेशन कहते हैं। तो ये था हमारे पास ब्लैक सोइल। लेट्स कम टू द रेड एंड येलो सेल की। रेड एंड येलो सेल क्या होता है? फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। डेक्कन के ईस्टर्न और, मैं बता दूं जैसे ये हमारे पास इंडिया है, तो ये वाला जो पार्ट इंडिया का बीचों बीच वाला पार्ट, ये वाला जो है डेक्कन कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट डेक्कन कहलाता है। तो ये ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन में फाउंड होता है प्लेट्यू के। इट इज ऑल्सो फाउंड, ये उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, साउथ सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा, है ना, मिडल गंगा के सदर्न पार्ट्स में पाया जाता है। पिडमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। पिडमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट मतलब वेस्टर्न घाट जो है, जो वेस्टर्न घाट है उसका जो फुट हिल्स है, मतलब नीचे वाला एरिया है, वहां पे ये इस टाइप की जमीन पाई जाती है, उसी को पिडमेंट जोन्स कहा जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अब देखिए क्या होता है, ये रेड होता है, लेकिन जब इसके साथ ये एक्चुअली होता है, ये मतलब आयरन इसमें बहुत ज्यादा होता है। ऐसे मिट्टी में आयरन रिच कंटेंट है ये, और आयरन रिच कंटेंट है इसीलिए क्या है, ये रेड सोइल होता है। जब इस रेड सोइल में थोड़ा सा पानी अगर मिल जाएगा तो इसकी कलर क्या हो जाती है? येलो हो जाती है। मतलब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसा दिखता है? येलो दिखता है। हाइड्रेटेड मतलब पानी अगर थोड़ा सा मिल जाए ऐसे मिट्टी में तो अपने आप को ये येलो दिखाने लगता है, इसलिए इसका नाम है रेड एंड येलो सेल, रेड एंड येलो सेल। अभी देखिए आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि ऐसे मिट्टी में मतलब किस टाइप का क्रॉप जो है ग्रो किया जाता है, या ऐसे मिट्टी में जो है हमारे पास कौन से मिनरल्स होते हैं। तो जो मैं मानता हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है उसको हम ना पढ़े, है ना, नहीं पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी आता नहीं है और एनसीईआरटी से ओरिएंटेड ही हमें पढ़ाई पढ़नी है। आते हैं लेट्रोइड सोइल में। देखिए लेट्रोइड सोइल होता क्या है? एक्चुअली लेट्रोइड सोइल जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब ब्रिक होता है ना। लेट्रोइड सोइल एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब ब्रिक होता है, मतलब ब्रिक, यू अंडरस्टैंड, ईंट कह सकते हो। कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में मिलता है, और सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। देखिए कहाँ कहाँ हमारे पास जो लेट्रोइड सोइल मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, और कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल के भी पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स में नॉर्थ और ईस्ट रीजन में भी पाया जाता है। देखिए सोइल सपोर्ट डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए सॉइल जो है ये दो टाइप के जंगल को सपोर्ट करता है। जंगल को सपोर्ट करता है मतलब जाके सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है इन द सेंस की, कहने का मतलब है यहाँ पे दो टाइप की जो है जंगलें पाई जाती हैं, जो है वो पाई जाती है। जैसे कि डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी बता दो, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो अभी अपना पत्ता कभी शेड ही ना करता हो। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब अपना पत्ता कभी शेड ना करता हो, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। पूरे सालों साल हरा भरा रहता है। लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? अपना पत्ता जो समय समय पे शेड करते रहता है। शेड मतलब समझते हो ना? स्प्रिंग ऑटम सीजन में क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं। ऑटम सीजन में क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के, वही शेडिंग कहलाती है। तो डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि पत्ते अपने समय समय पे शेड करते रहते हैं, और एवरग्रीन में पत्ते शेड नहीं करते लंबे समय तक, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है ये एक्चुअली एसिडिक होती है। इसका जो पीएच होता है, जो कि हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, वो 6 से कम होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, सॉरी लेट्रोइड सॉइल कैसा होता है? लेट्रोइड सॉइल की पीएच जो है 6 से कम होती है, मतलब लेट्रोइड सॉइल जनरली एसिडिक होता है। अब ऐसे मिट्टी में क्या बेहतरीन तरीके से उगाया सकता है? व्हाट कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल? तो टी एंड कॉफी कैन बी ग्रोन वेरी वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, एंड दिस सॉइल फाउंड ऑल्सो दिस सॉइल फाउंड। अगर ऐसी मिट्टी लेट्रोइड सॉइल मैंने बताया कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मिट्टी जो है दिस सॉइल्स आर फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल, एंड द सॉइल्स व्हिच आर एंड द सॉइल लाइक द लेट्रोइड सॉइल्स found in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala are very good for the crops like cashew nut.
मतलब कह सकते हैं कि जो ऐसी मिट्टी, मतलब लैटेराइट मिट्टी जो तमिलनाडु में पाई जाती है ना, और आंध्र प्रदेश में और केरल में पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा सुटेबल होती है कैश्यू नट, काजू उगाने के लिए, काजू ग्रो करने के लिए। ठीक है, काजू ग्रो करने के लिए। आते हैं अगला सॉइल हमारे पास क्या है, एरिड सॉइल। एक्चुअली देखते हैं इसको भी क्या है हमारे पास। तो मैं बताऊं, जनरली सैंडी होता है टेक्सचर में और सलाइन होता है नेचर में। सैंडी इन टेक्सचर कहने का मतलब है, अभी देखिए टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर जो है फाइन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं, कि वो कितना स्मूथ दिखता है, कितना फाइन है, उसी को टेक्सचर कहा जाता है। तो टेक्सचर के बेसिस पे अगर बात करूं तो सैंडी दिखता है, और नेचर के तौर पे बात करूं तो सलाइन होता है। सलाइन होता है मतलब मिट्टी, इस मिट्टी में नमक का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और कहीं कहीं देखिए ऐसी मिट्टियों में, जैसे एरिड सॉइल है, तो ऐसी मिट्टियों में क्या होता है कि नमक की कंटेंट तो बहुत ज्यादा होती ही होती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। ठीक है, और यही कारण है कि इसमें से हम क्या करते हैं, ऐसे मतलब मिट्टी है जहाँ पे रिवर है, तो वहां से नमक भी बनाने काम में आता है। देखिए, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग दिस टाइप ऑफ सॉइल। अभी देखिए क्या कह रहा है, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, है ना। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है ऐसे मिट्टियों से, क्योंकि वहां पे नमक बहुत ज्यादा है, तो कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है। सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब ऐसे सॉइल में जो है ह्यूमस और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता। अब एरिड सॉइल से, फ्रॉम द नेम यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एरिड सॉइल। इट इज द सॉइल, इट कुड बी फाउंड इन द इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में तो पानी रह नहीं सकता। ह्यूमस मतलब यहाँ पे ह्यूमस पता है क्या होता है, ये होता है नेचुरल खाद। नेचुरल खाद ह्यूमस होता है, मतलब जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो एक टाइम के बाद जो है क्या है, खाद में कन्वर्ट जाते हैं। तो हमारे पेड़ पौधे होते ही नहीं एरिड में, तो खाद कहां से बनेगा, तो इसीलिए ह्यूमस भी नहीं होता है। और मॉइस्चर मतलब क्या होता है कि नमी। जमीन में नमी कब आती है, जब जमीन में पानी होता है, तो पानी तो वैसे ही नहीं वहां पे, तो इसीलिए ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों ही नहीं है। ठीक है, फाउंड इन राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। अगर बात करें राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर वाला रीजन, वहां पे एरिड सॉइल बहुत ज्यादा है। और गुजरात के कुछ पार्ट जैसे कच्छ ले सकते हो, रन ऑफ कच्छ ले सकते हो, तो वहां पे ये मिट्टी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो लेट्स कम टू द फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, ये हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ सॉइल है। उसके बाद हम लोग सॉइल इरोजन पढ़ेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म। लेट्स कम टू द फॉरेस्ट सॉइल। देखिए, फॉरेस्ट सॉइल्स आर फाउंड वेयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन एंड फॉरेस्ट इज अवेलेबल। अब फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलता है, जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन एंड वाटर, रेन एंड फॉरेस्ट, जहां पे देखिए ऐसी मिट्टी हमें वहां मिलती है जहां पे बहुत ज्यादा पानी होता हो, वर्षा होता हो और बहुत ज्यादा जंगल हो, तो ऐसी मिट्टी हमें वहां मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट में ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। देखिए, ये मिट्टी भी क्या होता है, एसिडिक होता है और लो ह्यूमस कंटेंट, इसमें भी खाद की कमी होती है। जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो भी कैसा होता है, लो होता है, क्या है ना, लो होता है। अगर बात करें अगला टॉपिक, तो फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज। कहाँ पाया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज। कहाँ पाया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज में पाया जाता है। मतलब जो वैलीज होती है ना, जो ऐसे वैलीज होती है, कह सकते हो जो ऐसे वैलीज होती है, ठीक है, ऐसे जो वैलीज होती है उसके लोअर पार्ट्स, मतलब ऐसा यहाँ कहीं ये जो मिट्टी वगैरह है पाई जाती है। दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन। ये सॉइल एक्सपीरियंस क्या करता है, डेनुडेशन एक्सपीरियंस करता है। मतलब एक टाइप का सॉइल इरोजन है। डेनुडेशन मतलब होता है एक टाइप का सॉइल इरोजन, मतलब जो है कह सकते हो कि सॉइल का अपर पार्ट जो है वॉश आउट हो जाता है, तो उसी को डेनुडेशन कहते हैं। एंड डेनुडेशन एंड लीचिंग, लीचिंग भी एक चीज होती है, वो भी दे बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सॉइल इरोजन। तो ऐसी मिट्टियों में डेनुडेशन बहुत ज्यादा। देखो अब पानी आएगा तो वॉश आउट तो करेगा ही मिट्टी को, जो अगर वैली के साइड में मिट्टी है तो सीधी सी बात है, डेनुडेशन तो पक्का है कि होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिट्टी थे जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने ऑलिवियर सॉइल पढ़ा, फिर ब्लैक पॉट सॉइल पढ़ा, फिर रेड एंड येलो सॉइल, फिर लैटेराइट सॉइल और एरिड सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल। मोरओवर मिला जुला के हमने 6 टाइप की सॉइल पढ़ी है। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से पढ़ा है हमने। वो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई मी टू थिंग्स दैट कि these notes are very important for you, so I will tell you you just take the screenshot of these notes and afterward you write it in your notebook। आप बाद में इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है सॉइल इरोजन, उसको भी हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, ओके,
तो हम लोग का लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो देखते हैं क्या है लास्ट टॉपिक में हमारे पास कि क्या कह रहा है, सॉइल इरोजन होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक्चुअली क्या होता है, डेन्यूडेशन मतलब कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो परत होती है ऊपर से हट जाना, मतलब मिट्टी का लेयर कहीं से भी हट जाना, वो मिट्टी की कटाव होता है। और मिट्टी के कटाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो कह रहा है द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, मतलब सॉइल कवर का हटना और वॉशिंग डाउन हो जाना, है ना, वॉश डाउन होके नीचे चला जाना, इज नोन एज व्हाट, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए द प्रोसेस, एक मिनट थोड़ा सा मैं पॉइंट्स बैलेंस कर लूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। समटाइम्स द बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग etc। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस होता है ना, वो साइमल्टेनियस नहीं चलता है, मतलब एक साथ चलता है। मतलब थोड़ी सी मिट्टी बनती है तो थोड़ी सी मिट्टी कटती भी है, तो ये प्रोसेस तो सेम होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो चीजें है ना वो बैलेंस नहीं है ना। क्या होता है कि ये समटाइम्स इट गेट्स अनबैलेंस्ड, है ना, समटाइम्स द बैलेंस इज डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है ना। सॉइल का इरोजन एज कम्पेयर टू सॉइल के फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि लोग जब पेड़ों को काट लेते हैं, ओवर ग्रेजिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, माइनिंग होता है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्टली अप टू द द प्रोसेस ऑफ द रेट ऑफ सॉइल इरोजन, है ना, द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्टली अप टू द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, है ना। और वो दोनों क्या कर जाते हैं, मतलब डिले, मतलब जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो डिले कर जाता है इरोजन से। अब आगे देखते हैं द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सोइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गिलीज। देखिए क्या कह रहा है, जो रनिंग वाटर है ना, जो रनिंग वाटर होता है वो क्लेई सोइल्स को कट करता है और डीप चैनल बनाता है जिसको गिलीज कहते हैं। सपोज लाइक मैं एग्जांपल में दूं, ये हम लोग का खेत है और थोड़ा सा हिली एरिया के टाइप में है। तो अगर मिट्टी की बहाव ऐसे कुछ है, सॉरी वाटर का रेन वाटर का फ्लो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो देखिए एक समय के बाद क्या आएगा, यहाँ पे वो जो है यहाँ पे अपना स्पेस बना लेगा, मतलब यहाँ की मिट्टियों को, जहां से मिट्टी पानी बह रही है वहां पे एक चैनल बना देगा, गड्ढा बना देगा, है ना, गड्ढा जैसे गटर टाइप बनाते लेके आएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, डीप चैनल्स होता है। ये डीप चैनल्स क्रिएट कर देता है, या इसको हम लोग गिवलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? गिवलीज कहते हैं। तो वही चीज क्या है कि रेनिंग वाटर जो है ये क्लेई सोइल को कट करता है और डीप चैनल बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिवलीज कहते हैं। तो इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए द लैंड विच बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब ऐसा लैंड जो अनफिट हो जाए, कल्टीवेशन के लायक न रहे, उसको बैडलैंड कहा जाता है। तो देयर इज नो डाउट कि ऐसे लैंड को बैडलैंड नहीं कहेंगे हम लोग। और बैडलैंड को ही चंबल के बेसिन में क्या कहा जाता है, रवाइंस कहा जाता है। अब पता है बेसिन क्या होता है, चंबल की नदी अगर ऐसे बहती है तो चंबल का ये पर्टिकुलर एरिया जो लिंक है नदी से, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बेसिन कहते हैं। तो देखिए ऐसे जगह पे, मतलब देखिए अगर ये हमारे पास रिवर है तो जो पानी है वो रिवर में कहीं ना कहीं से मिलेगी ही मिलेगी, और अगर मिलती हैं तो ऐसा गिवलीज बनना एकदम मतलब कंफर्म है। और गिवलीज बनेंगी तो ऐसे जगह पे खेती बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसी को बैडलैंड कहते हैं। या चंबल के बेसिन में इसको क्या कहा जाता है, रेवाइंस कहा जाता है। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, नोन एज शीट इरोजन। देखिए शीट इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन, देखिए शीट इरोजन क्या होता है, क्या होता है, कभी कभी जो वाटर है वो पूरे शीट के ऊपर से बहता है और बहते हुए क्या करता है, जो पूरी ऊपर की टॉप लेयर की जो मिट्टी होती है वो क्या कर लेता है, उसको वॉश अवे, मतलब अपने साथ लेके चला जाता है। इसी को शीट इरोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं, इसी का एग्जाम्पल दूं, सपोज ये हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, लैंड है, और मिट्टी जो पानी है वो पूरे शीट से बहती है, पूरे शीट से पानी बह रही है, मतलब रेन वाटर है अगर पूरे शीट से बह रही है। तो मुझे बताओ कि मिट्टी सिर्फ यहीं से थोड़ी ना जाएगी, ये तो पूरे शीट की मिट्टी का जो टॉप लेयर है वो वापस मतलब नीचे चला जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक शीट तो है, इसीलिए जो टॉप लेयर है शीट का, अगर जो सॉइल है वो अगर एक साथ वॉश डाउन हो जाता है,
इसी को शीट इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट इरोजन कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। अब देखिए शीट इरोजन होता क्यों है? ये शीट इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लाविंग इन रॉन्ग वे लीड्स टू सॉइल इरोजन। अब शीट इरोजन होने का कारण ये है कि हम लोग जो मेथड ऑफ फार्मिंग करते हैं वो गलत होता है। मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो होती है वो गलत होती है, उसके कारण जो है शीट का इरोजन हो सकता है। प्लाविंग जो है वो गलत तरीके से, मतलब खेतों की जुताई जो होती है वो गलत तरीके से होता है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? उसके कारण भी हमें जो है शीट इरोजन का सामना वी हैव टू आई मीन लाइक यू नो प्लाविंग इन अ रॉन्ग वे। जो अगर हम लोग खेत को प्लाव गलत तरीके से कर रहे हैं, देन वी कैन फेस द प्रॉब्लम, वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ शीट इरोजन, दैट इज वेरी नॉट गुड फॉर द फार्मर। ठीक है, तो प्लाविंग अलोंग द काउंटर लाइन, देखिए अब क्या होता है? प्लाविंग अलोंग द काउंटर लाइन कैन डीएसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर नोन एज काउंटर प्लाविंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड काउंटर प्लाविंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए अगर एमसीक्यू एग्जाम हम लोग देने चाहते हैं तो, बिकॉज दिस यू नो दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्वेश्चन कहीं से बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, शीट इरोजन क्या होता है ना? तो ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, है ना? इसलिए मैंने इसको नोट किया। देखिए क्या कह रहा है? प्लाविंग अलोंग द काउंटर लाइंस, मतलब काउंटर लाइंस के अलोंग प्लाविंग करना, वो क्या करता है? डीसिलेट करता है फ्लो ऑफ वाटर को नोन एज काउंटर प्लाविंग। मतलब मैं कहूं कि ये मेरे पास एक ये जमीन है, जो मेरे पास एक जमीन है, वो मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, मेरे पास जमीन है। मैं क्या करूंगा? मैं खेतों की जुताई जो करूंगा ना, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे, है ना, सीधा करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब खेतों की जुताई होती है ना, तो जो कुछ पार्ट्स की मिट्टी होती है वो नीचे रह जाती है और कुछ ऊपर हो जाता है, फिर अगला नीचे रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो खेतों की अगर जुताई होती है, इसी को काउंटर प्लाविंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? काउंटर प्लाविंग कहा जाता है। ऐसा नहीं कि खेत की जुताई करके मिट्टी को एकदम बराबर कर दी, मिट्टी को बराबर नहीं करना है, वहां पे मिट्टी ऊपर नीचे रहनी चाहिए। तभी तो जो पानी आएगा, तभी तो जो पानी का अगर फ्लो होगा वो क्या करेगा? मतलब वो जो हमारे पास मिट्टी है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और जो पानी की रफ्तार होगी वो धीरे धीरे होगी, और इस तरह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा नहीं होगा। पानी जो है अपने साथ मिट्टी बहुत ज्यादा लेके नहीं जा पाएगी। इसीलिए ऐसे खेती को क्या कहते हैं? ऐसे प्लाविंग को कहते हैं काउंटर प्लाविंग। ठीक है, काउंटर लाइन डिसलेट, ये काउंटर लाइन पता है क्या होता है? काउंटर लाइन ये फ्लो ऑफ वाटर को क्या करता है? डिसलेट करता है, मतलब स्लो कर देता है, एंड दिस इज नोन एज काउंटर प्लाविंग। इसी को काउंटर प्लाविंग कहा जाता है। आते हैं स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? कह रहा है कि स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, है ना, ग्रास के स्ट्रिप्स मतलब छोटे छोटे पट्टी, स्ट्रिप्स मतलब पट्टी होता है। तो ग्रास के स्ट्रिप्स अगर हम लोग क्रॉप्स के बीच में उगा देते हैं तो ये भी सॉइल इरोजन से हमें बचा सकता है, और इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे देखिए ये स्ट्रिप क्रॉपिंग का जो मेथड होता है ना, एक्चुअली इट इज फॉलोड इन द इन अ वास्ट एरिया। अगर लैंड है बहुत बड़े वास्ट एरिया में है, जैसे कि मेरे पास एक खेत है, ठीक है, अब मैंने कुछ बोया है, फिर मैंने यहाँ कुछ बोया है, फिर मैंने यहाँ कुछ बोया है, या कुछ बोया है, कुछ भी बोया हो, या सपोज मैंने पूरे खेत में एक ही तरह की फसल लगाई है ना, पूरे खेत में एक ही तरह की फसल लगाई है, तो उसमें क्या कर सकता हूं कि मैं बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दूंगा, फिर यहाँ बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा? घास को उगने के लिए जगह छोड़ूंगा। घास को उगने के लिए जगह छोड़ सकता हूँ, मुझे घास उगने के लिए जगह छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये जो स्ट्रिप, ये पट्टी ही तो है, घास की पट्टी, ये घास की पट्टी क्या करेगी? ये घास की पट्टी ही क्या करेगी? सॉइल इरोजन से हमें प्रिवेंट करेगी। कैसे प्रिवेंट करेगी? अगर सपोज जमीन मैंने खेत इस तरह बनाया है, अगर यही इस तरह बनाया होता, सपोज लाइक यहाँ पे भी इरोजन का प्रिवेंशन होगा। अगर सपोज मैंने खेत यही इस तरह बनाया होता, ये पट्टी है हमारे पास, अब रेन वाटर कहीं यहां से आएगा तो क्या करेंगे? ये पट्टी है ना, घास की पट्टी है, और यहाँ पे क्रॉप्स भी है, तो पानी तो आएगा, लेकिन देखो पूरे खेत में जो है पानी सेम रफ्तार से तो नहीं जाएगा ना, पूरे खेत में पानी सेम रफ्तार से नहीं जाएगा। अब जहां पे भी उसको घास मिलेगा, और घास की जड़ें मजबूत होती हैं, वहां पे पानी का जो फ्लो है वो स्लो करेगा, और पानी का फ्लो अगर स्लो करेगा घास, तो हो सकता है कि ये क्रॉप थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हुआ हो, तो ये कम डैमेज होगा, और ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिप के मदद से, मतलब स्ट्रिप, ग्रास के स्ट्रिप्स लगा के क्या कर सकते हैं? सॉइल के इरोजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वही चीज कह रहा है कि स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, मतलब ये घास की पट्टी जो है
मतलब दो क्रॉप्स के बीच में घास की पट्टी जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, सॉरी। आगे देखते हैं, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रोज और सब ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। अब देखिए क्या होता है शेल्टर बेल्ट, क्या होता है, व्हाट इज शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। अभी सपोज लाइक ये मेरे पास खेत है, अब मैं क्या करूंगा, बहुत बार क्या होता है कि हवा की वजह से, विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। मतलब जो विंड आती है, बहुत तेज हवाएं आती हैं, और जो मिट्टी की छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं, सैंड ड्यून्स, वो अपने साथ लेके चली जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मिट्टी ऊपर में थी, जो हल्की फुल्की मिट्टी थी, उसको तो हवा लेके चली गई, तो एक टाइप का मेरे लिए तो एक टाइप का सॉइल इरोजन ही है, क्योंकि ऊपर वाला जो मिट्टी होता है वो फर्टाइल होता है। अब मेरी मिट्टी का जो है वो लेवल नहीं रहा, और ऊपर वाली मिट्टी जो है वॉश आउट हो गई है ना, विंड के साथ ब्लो हो गई है, ठीक है, चली गई है कह सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास अगर खेत है, तो मैं आजू बाजू क्या करूंगा, साइड साइड क्या करूंगा, पौधा लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा। लाइन्स ऑफ ट्रीज, देखिए क्या कह रहा है, लाइन्स ऑफ ट्रीज, हम लोग ट्री के लाइन्स लगा देंगे। मतलब सिर्फ जो बांध होता है ना खेत का, जो खेत का बांध होता है, वहां पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिप मतलब लाइन से क्या कर दूंगा मैं, ट्रीज मतलब ट्रीज के लाइन्स लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा, देखिए विंड जो आएगी ना, मतलब विंड आने की रफ्तार भी कम हो जाएगी। जब विंड बहुत तेज आएगी तो क्या होगा, पौधा होगा, और पौधा होगा तो विंड के फ्लो को बहुत तेज रफ्तार रोकेगा, और ये खेत में धीरे से विंड मूव करेगी और धीरे से निकलेगी, और इसके वजह से हम मेरे खेत के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, वो विंड के साथ नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये एक टाइप के सॉइल इरोजन से हमें बचाता है, और पानी से बचाएगा। और पानी की रफ्तार धीरे हो जाएगी, फिर खेत से धीरे धीरे आएगी, और फिर यहाँ से धीरे से निकल जाएगी। अगर यही पेड़ नहीं होते तो क्या होता, पानी जो जितनी रफ्तार से यहाँ पे चल रही है, उतनी रफ्तार से यहाँ पे भी चलती, और जो मिट्टी अपने साथ चैनल ग्यूलिस बनाते हुए जो सॉइल का इरोजन करते। तो ये चीज कह रहा है कि लाइन्स ऑफ ट्रीज का प्लांट करना ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। और ऐसे ही रोज, मतलब ऐसे रोज हैं जो ट्रीज के लगाए गए हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। और सीधा सीधा शेल्टर बेल्ट क्या करता है, ये स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज मतलब सेटल करता है पूरी तरीके से। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि जहां पे शेल्टर बेल्ट है वहां पे सैंड ड्यून्स क्या है, पूरी तरह से उड़ जाए, नहीं, शेल्टर बेल्ट हमेशा प्रिवेंट करता है सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन को। मतलब जहां पे शेल्टर बेल्ट है वहां पे सॉइल का इरोजन हो नहीं सकता, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे हो नहीं सकता जहां पे क्या है, शेल्टर बेल्ट है। तो ये हम लोग का सॉइल इरोजन का टॉपिक था। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है। और फाइनली हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। वन शॉट रिवीजन जो है टोटल हमने जो है शूट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसको शेयर कर दीजिएगा। प्लीज शेयर करिएगा जरूर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत होता है, तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर, मतलब किस चैप्टर का जो है आपको जो है वन शॉट वीडियो चाहिए। हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।